Good morning, children. Today we will start a new chapter, supply. In the previous chapter, we learned about the meaning of demand, then the relationship between price and demand. And in this chapter, we will learn the meaning of supply and the relationship between demand and supply. Right? Okay, now introduction. Demand and supply both are equally important determinants of price. जैसे डिमांड और प्राइस जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो थे, इसी तरह से सेम लाइक दिस डिमांड एंड सप्लाई आर बोथ इक्वली इम्पोर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस. In order to fully understand the concept of demand, it is necessary to understand the concept of supply. डिमांड के कंसेप्ट को पूरी तरह से समझने के लिए हमें सप्लाई के मीनिंग को भी, सप्लाई के कंसेप्ट को भी पूरी तरह से समझना जरूरी है. कंसिडरिंग द डिमांड फॉर वेरियस गुड्स इन द मार्केट, इट बिकम्स ए फंक्शन ऑफ द मार्केट टू एंश्योर द सप्लाई ऑफ दीज गुड्स. जिस तरह से मार्केट में सभी गुड्स जो है, प्रीपेड गुड्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल होता है, तो सेम लाइक दिस मार्केट का भी ये काम है कि वो गुड्स की सप्लाई पूरी तरह से है कि नहीं, अवेलेबल है कि नहीं, वो देखना है. Supply must be altered in accordance to change in demand. Just as there is a different demand at every price, there also is a corresponding supply to every price. जिस तरह से हर एक प्राइस पर डिमांड डिफरेंट होती है, सेम लाइक दिस हर एक प्राइस पर सप्लाई भी डिफरेंट होती है. तो सप्लाई पूरी तरह से मार्केट में है या नहीं, डिमांड के मुताबिक, वो देखना भी नेसेसरी है. Now we will learn the meaning of stock and supply. Generally we see that सप्लाई और स्टॉक को हम एक ही मीनिंग में यूज़ करते हैं. ठीक है, सप्लाई और स्टॉक दोनों एक ही मीनिंग है, लेकिन उसकी जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट है. इन इकोनॉमिक्स देयर आर स्टॉक एंड सप्लाई आर बोथ डिफरेंट. In everyday language, a distinction between supply and stock is not drawn. However, in economics, there is a clear distinction between stock and supply. तो हम प्रोडक्शन पहले देखते हैं. द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स क्रिएटेड बाय द अवेलेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग ए फिक्स टाइम पीरियड. प्रोडक्शन वो है कोई एक पर्टिकुलर टाइम पर प्रोडक्शन के जितने भी फैक्टर्स अवेलेबल फैक्टर्स हैं, उनसे जो प्रोडक्ट की हुई गुड्स जो है उसकी क्वांटिटी जो है वो प्रोडक्शन कहलाती है. ठीक है, पूरी तरह से एक सेम पर्टिकुलर टाइम पर जितने भी फैक्टर्स अवेलेबल हैं जिससे प्रोडक्ट हो सकती है, और वो प्रोडक्ट जो प्रिपेयर की जाती है उनकी जो क्वांटिटी होती है उसे प्रोडक्शन कहते हैं. ठीक है. नाउ द मीनिंग ऑफ सप्लाई. इट इज़ दैट अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन विच ए प्रोड्यूसर इज एबल एंड विलिंग टू सेल इन द मार्केट एट ए गिवन प्राइस एंड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. कोई एक पर्टिकुलर टाइम पर, कोई एक पर्टिकुलर प्राइस पर जो भी प्रोड्यूसर है वो अपनी प्रिपेयर की हुई प्रोडक्शन जो है वो मार्केट में बेचने के लिए एबल हो या फिर उनकी पूरी तैयारी हो, तो वो प्रोडक्शन को सप्लाई कहते हैं. ठीक है, कोई एक अमाउंट पर मीन्स कोई एक प्राइस पर, कोई एक पर्टिकुलर टाइम पर प्रोड्यूसर जो है उनके पास जो प्रोडक्ट की हुई जितनी भी प्रोडक्ट है, जितनी भी अमाउंट है प्रोडक्शन की, वो अमाउंट को वो मार्केट में बेचने के लिए, सेलिंग करने के लिए एबल है या फिर उनकी पूरी तैयारी है, तो उनको वो प्रोडक्शन को सप्लाई कहते हैं. ऐसा नहीं है कि गोडाउन पूरा भरा पड़ा है तो उसको सप्लाई बोलते हैं. नहीं, गोडाउन पूरा भरा पड़ा हुआ है कोई भी प्रोड्यूसर का, लेकिन उनमें से जितनी भी अमाउंट वो मार्केट में सेलिंग करने के लिए निकालते हैं, उन अवेलेबल प्रोडक्शन को सप्लाई कहते हैं. और जो पूरा गोडाउन भरा हुआ है उनको स्टॉक कहते हैं. ठीक है. नाउ स्टॉक इज द टोटल अवेलेबल अमाउंट ऑफ गुड्स विथ ए प्रोड्यूसर विच कैन बी ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट एज पर द एबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ द सेलर. स्टॉक वो है जो पूरी टोटल अवेलेबल अमाउंट है, प्रोड्यूस की गई जो टोटल अवेलेबल अमाउंट है जो गोडाउन में भरी है,
और प्रोड्यूसर जिसे मार्केट में सेलिंग के लिए बेचना चाहता है उसके लिए वो कैपेबल है और उनकी विलिंगनेस भी है, तो उसे स्टॉक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ट्रेडर ऑफ ऑयल इन राजकोट हैज़ 500 पैकेट्स ऑफ ऑयल. If she or he is not able and willing to sell it in the market at a given price at a given point of time, then supply is zero. कोई एक प्रोड्यूसर है जिसके पास 500 पैकेट्स है ऑयल के, लेकिन वो गोडाउन में भरे हैं, उसको वो बेचना नहीं चाहते हैं, उसको ऐसे ही गोडाउन में भरे रखना चाहते हैं, तो वो सप्लाई जो है वो ज़ीरो कहलाती है, क्योंकि उसके पास जो 500 पैकेट्स ऑयल के हैं उसे स्टॉक कहते हैं, लेकिन इसमें से वो बेचना नहीं चाहते, तो वो सप्लाई जो है वो ज़ीरो कहलाती है। सप्लाई वो है कि जो जितनी अमाउंट, जितना प्रोडक्शन वो बाज़ार में सेलिंग करने के लिए निकाले उनको ही सप्लाई बोलते हैं, और पूरा जो प्रोडक्शन है भरा पड़ा हुआ है उसको स्टॉक बोलते हैं। But if she or he is able and willing to sell 300 packets from the available amount, then the supply of oil is 300 packets. अगर उसमें से वो 300 पैकेट्स भी वो सप्लाई करने के लिए, सेलिंग करने के लिए निकालते हैं, तो उसे वो 300 पैकेट्स को सप्लाई बोलते हैं, और 200 पैकेट्स जो उनके भरे पड़े हैं उनको स्टॉक बोलते हैं। ओके, Before understanding the meaning of supply, it is important to clarify a few concepts. Okay, so willingness to sell, ये कुछ कंसेप्ट जो है सप्लाई के रिलेटेड वो हम देखते हैं। द एंटायर अमाउंट ऑफ ए गुड अवेलेबल विथ ए प्रोड्यूसर और ट्रेडर इज़ नॉट कॉल्ड सप्लाई। जो पूरा गोडाउन भरा हुआ है, पूरी अमाउंट जो है उनकी प्रीपेड गुड्स की, वो सप्लाई नहीं कहलाती है। इट इज़ अ स्टॉक विच विल बिकम सप्लाई ओनली व्हेन शी और ही इज़ एबल एंड विलिंग टू सेल एट ए गिवन प्राइस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। वो सप्लाई तब ही बनता है, जो पूरा स्टॉक है वो सप्लाई तब ही बनता है जब वो सेलिंग के लिए, वो जो गुड्स है वो सेलिंग के लिए पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर प्राइस पर वो निकालें। ठीक है, तभी वो गुड्स जो है, वो स्टॉक जो है वो सप्लाई बनता है। ओके, ओके, okay, now ability to sell depends upon the availability of stock. For example, if the trader of oil desire to sell 1000 packets of oil while she or he has an available stock of only 500 packets, then the ability to sell is only 500 packets. The supply is 500 पैकेट्स। अगर कोई सेलर जो है वो 1000 पैकेट्स बेचना चाहता है, लेकिन उसके पास जो स्टॉक है वो 500 पैकेट्स का ही है, इट्स अवेलेबल 500 पैकेट्स, तो 500 पैकेट्स को ही सप्लाई बोल सकते हैं। सो वो एबल होना चाहिए, सेलिंग के लिए एबल होना चाहिए। नाउ विलिंगनेस टू सेल, besides the ability to sell, the trader should be willing to sell a good at a given price at a particular point of time. जो कोई भी प्रोड्यूसर है उनको पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर प्राइस पर वो गुड्स जो है उनको सेलिंग करने के लिए वो एबल होना चाहिए, और उनकी डिज़ायर भी होनी चाहिए, पूरी तैयारी होनी चाहिए कि वो गुड्स जो है वो सेलिंग करें, तो ही वो सप्लाई बनता है। Okay, so from the above discussion, it is clear that supply is the proportion of the total available stock which a supplier is able and willing to sell at a particular price at a particular point of time. ये पूरे डिस्कशन से हमें ये मिलता है कि सप्लाई वो प्रोपोर्शन है, पूरे अवेलेबल स्टॉक जो है उनका वो प्रोपोर्शन है जिसे सप्लायर जो है वो एबल भी है सेलिंग करने के लिए, वो सेल करने के लिए पूरी तैयारी भी है, और उनकी सेम प्राइस एंड सेम पर्टिकुलर सेम प्राइस एंड सेम टाइम पर वो सेलिंग करने के लिए एबल भी है, और उनकी डिज़ायर भी है, वो पूरी तैयारी भी है, तो वो ही प्रोपोर्शन को सप्लाई कहते हैं। ठीक है, now difference between stock and supply, so same like this we repeat once again. Generally the concept of stock and supply are used synonymously by people, but technically the two concepts are different. Stock is the sum total of the available amount,
पूरी टोटल है, स्टॉक जो है सम टोटल ऑफ अवेलेबल अमाउंट ऑफ ए गुड, एंड सप्लाई इज द स्टॉक विच ट्रेडर्स आर एबल एंड विलिंग टू सेल ए प्रिवेलिंग प्राइस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक जो है पूरी प्रिपेयर की हुई पूरी अमाउंट है, इट्स अवेलेबल अमाउंट ऑफ एनी गुड, एंड सप्लाई वो है कि ट्रेडर्स जिसे बेचना चाहता है, पूरे उनके प्रपोर्शन को बेचना चाहते हैं, इज एबल एंड विलिंग टू सेल एट ए particular price and at a particular point of time. Okay, now when the trader is not able and willing to sell the entire available stock at a given price and at a given point of time, then supply will not be the same as stock. ट्रेडर अगर वो स्टॉक को बेचने के लिए तैयार नहीं है तो वो स्टॉक को सप्लाई नहीं कहा जाता। ठीक है, जो प्रपोर्शन, जो स्टॉक का जो पार्ट जो है वो मार्केट में सेलिंग के लिए तैयार होता है, अवेलेबल होता है, उनको ही सप्लाई कहते हैं। ओके, नाउ फ्रॉम एन अवेलेबल स्टॉक ऑफ 500 पैकेट्स, इफ द ट्रेडर इज एबल एंड विलिंग टू सेल 300 पैकेट्स, देन द सप्लाई इज ऑयल इज 300 पैकेट्स। 500 स्टॉक में से 300 पैकेट्स ही वो सेलिंग करना चाहते हैं, तो 300 पैकेट्स जो है वही सप्लाई है। हैंस द अवेलेबिलिटी स्टॉक विच डिटरमाइंस द एबिलिटी टू सेल इज कॉल्ड स्टॉक। ओके, जो अवेलेबल स्टॉक है, जो एबल है सेलिंग करने के लिए, उसको स्टॉक बोलते हैं। वाइल द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेल ए गिवन प्राइस एट ए गिवन पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज सप्लाई। ठीक है, हैंस स्टॉक इज द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ओके, which is available for sale, and supply is less than stock when the supply sells lesser amount from the available amount. जो available amount है स्टॉक, उनमें से जो सेलिंग के लिए भी निकालते हैं वो उसको सप्लाई बोलते हैं। स्टॉक कंसिस्ट ऑफ करंट प्रोडक्शन एज वेल एज द अनसोल्ड स्टॉक्स फ्रॉम प्रीवियस लॉट ऑफ प्रोडक्शन। द स्टॉक इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्शन एंड सप्लाई। तो स्टॉक जो है वो प्रोडक्शन और सप्लाई से डिफरेंट है। ओके, नाउ सेम डिमांड को इफेक्ट करते हुए जितने भी डिटरमिनेंट्स थे, सेम लाइक दिस सप्लाई को भी इफेक्ट करते हैं, ऐसे कुछ डिटरमिनेंट्स हैं। लेट्स सी इट। फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई आर ग्रुप्ड अंडर 2 कैटेगरीज, प्राइस ऑफ गुड एंड फैक्टर्स अदर देन प्राइस। सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये हम फैक्टर्स देखते हैं दैट अफेक्ट द सप्लाई। ओके, price of the product. Price is an important determinant of supply. A producer sells for profit and thus she or he supplies more when the price of a product rises and supplies less when the price of a product falls. प्राइस जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है सप्लाई पर, कि कोई भी प्रोड्यूसर हो वो अपने प्रॉफिट के लिए सेलिंग करता है। ठीक है, जब उसको प्रॉफिट मिले तभी वो कोई भी अपनी गुड्स है वो सेलिंग करता है। तो जब भी कोई भी प्रोडक्ट हो उनकी प्राइस जो है वो राइज होती है, प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होती है, तो वो सप्लाई भी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, उनकी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि जब भी प्राइस इंक्रीज़ हो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक जो है वो बेचने के लिए निकालते हैं, मीन्स सप्लाई होती है वो, तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और जब भी कोई भी प्राइस जो है वो कम हो जाती है तो सप्लाई जो है वो ऑटोमेटिक वो कम कर देते हैं, ताकि उनको जब प्राइस राइज हो तब ज़्यादा प्रॉफिट मिले। ओके, सो दस देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए गुड एंड सप्लाई। पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्राइस एंड सप्लाई के बीच में, जिससे हमने देखा था कि प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। बट इन दिस, यहाँ पे इन दिस चैप्टर गुड द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। ठीक है, नाउ फैक्टर्स अदर्स देन प्राइस, जो दूसरे फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सप्लाई, दीज आर price of factors of production or cost of production. Supply is affected by change in production cost. प्रोडक्शन कॉस्ट में भी अगर चेंजेस हो तो सप्लाई भी उससे इफेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रेंट पेड टू द ओनर ऑफ लैंड, वेजेस पेड टू द लेबर डिक्रीजेस, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस। जो लैंड पर जो काम करते हैं, जो लेबरर जो है, उनको भी वेज जो है वो कम कर दिया जाता है, तो प्रोडक्शन भी
डिक्रीज़ होती है, क्योंकि अगर वेज ना मिले सही तरह से लेबर को तो प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। ठीक है, व्हेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस प्रॉफिट इंक्रीज इफ प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड एंड हेंस द सेलर इज़ विलिंग टू सेल ग्रेटर अमाउंट्स। जब भी कोई प्रोडक्शन हो वो उनकी प्राइस जो है वो कम हो जाती है तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सप्लाई नहीं होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है तो उसकी प्राइस भी राइज होगी। ठीक है, तो प्राइस अगर अनचेंज रहे तो सेलर जो है उनको सेलिंग के लिए ग्रेट अमाउंट्स जो है वो मिलती है, उनको प्रॉफिट होता है, इसलिए वो ज़्यादा सप्लाई मिलती है। हेंस सप्लाई एक्सपांड्स व्हेन प्राइजेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉल। जब प्रोडक्शन की प्राइस जो है वो कम हो जाती है तो सप्लाई जो है वो ज़्यादा होती है, एक्सपांड होती है। वाइल इफ़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेस वाइस वर्सा हैपन्स, दैट इज़ सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स। जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो अगर ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज हो जाए तो सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। ओके, सो दैट इज़ प्राइस इज ऑल्सो अफेक्ट द प्रोडक्शन। ओके, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, व्हेन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसेस टाइम एंड एफर्ट्स आर सेव्ड, hence greater amounts and better quality of goods are produced with the same or lower cost। जिस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी की वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, टेक्नोलॉजी की वजह से टाइम भी और एफर्ट्स भी सेविंग होती है, लेबर वर्क भी कम हो जाता है, तो उसकी वजह से उनको ज़्यादा कॉस्ट मिलती है। ठीक है, इफ़ मार्केट प्राइस डज नॉट फॉल देन प्रॉफिट इंक्रीज एंड सेलर आर विलिंग टू सेल मोर। मार्केट प्राइस अगर फॉल नहीं होती है तो सेलर जो है उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलती है और वो ज़्यादा सप्लाई जो है वो लेते हैं, मार्केट में ज़्यादा सप्लाई करते हैं गुड्स की। ठीक है, वो सेलिंग ज़्यादा करेंगे। सप्लाई एक्सपेंस, इसकी वजह से सप्लाई जो है वो एक्सपांड होगी। कंट्रीज़ दैट यूज़ मोर एडवांस टेक्नोलॉजीज आर एबल टू प्रोड्यूस मोर एट लोअर कॉस्ट। जो भी कंट्रीज़ के पास एक टेक्नोलॉजीज़ हैं वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकेंगे एट ए लोअर कॉस्ट पर, कम प्राइस पर, कम कॉस्ट पर वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, क्योंकि उसको जो वेजेस जो है वो सब टेक्नोलॉजी की वजह से लेबर वर्क कम करवाना पड़ेगा और वेजेस जो है वो भी कम करना होगा, तो जो उनकी प्रोडक्शन प्राइस जो है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम रहेगी। ठीक है, और टेक्नोलॉजी की वजह से टाइम भी और लेबर वर्क भी कम होगा। ठीक है, टाइम भी सेविंग होगी और लेबर वर्क की भी सेविंग होगी, तो उसकी वजह से उनकी वेजेस जो है उनको भी सेविंग होगी। ओके, नाउ द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइसेस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस अफेक्ट्स द करेंट सप्लाई ऑफ गुड्स। जैसे हमने पहले भी डिमांड में भी देखा था कि अगर फ्यूचर में डिमांड जो है वो प्राइस जो है वो अगर इंक्रीज़ होने वाली है तो प्रेजेंट में वो प्राइस वो डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होगी, प्रेजेंट में इंक्रीज़ होगी। ये जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है। ओके, तो सेम लाइक दिस सप्लाई में भी ऐसा ही होता है। इफ़ सेलर स्पेक्यूलेट्स प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ राइज फ्यूचर देन दे विल कॉन्ट्रैक्ट द सप्लाई इन द प्रेजेंट टाइम पीरियड टू बिल्ड अप अ स्टॉक फॉर द फ्यूचर एंड वाइस वर्सा। कोई भी सेलर को ऐसा एक्सपेक्टेशन हो कि फ्यूचर में जो है वो प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होने वाली है, तो वो प्रेजेंट में उनकी सप्लाई जो है वो कम कर देंगे। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट में वो सप्लाई कम कर देने से जब फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज़ होगी तब सप्लाई वो ज़्यादा करेंगे ताकि उनको प्रॉफिट होगा, उनको बेनिफिट होगा। और उस तरह सेम लाइक दिस फ्यूचर में अगर प्राइस बहुत ही कम हो जाने वाली है, ये एक्सपेक्टेशन हो अगर, तो प्रेजेंट में सप्लाई ज़्यादा कर देंगे ताकि उनको प्रॉफिट हो, बेनिफिट हो, उनको लॉस ना हो फ्यूचर में। ओके, नाउ सेम लाइक दिस अदर फैक्टर्स आर देयर। Supply increases when there is increase in number of firms producing the product, when political stability exists, natural conditions remain conducive, when efficient law and order mechanisms and legal system exist, when industrial relations are maintained well between owners and workers of production and marketing activities etc. सप्लाई कब इंक्रीज़ होती है कि जब कोई ऐसी फर्म्स जो है मीन्स ऐसी कंपनीज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट कर सके, फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो मीन्स एक ही पॉलिटिक पार्टी हो,
नेचुरल कंडीशन भी सूटेबल रहे हर प्रोडक्शन के लिए, और फिर मशीनरी और लॉ और ऑर्डर रूल्स जो है, रेगुलेशंस जो है वो प्रोडक्शन के लिए सेम हो, चेंज ना हो, और मशीनरी जो है वो भी टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव्ड हो। तो इन सभी की वजह से सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ होगी। ओके, एंड सप्लाई डिक्रीजेज व्हेन द अबव फैक्टर्स एक्ट अगेंस्ट सप्लाई। और सप्लाई डिक्रीज तब होगी जब ये सारी जो फैक्टर्स है, ये सारे फैक्टर्स जो हमने देखे वो अगर ना मिले तो सप्लाई भी कम हो जाती है। ओके, देन नाउ इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई हम देखते हैं। जिस तरह से डिमांड में हमने देखा था, सेम लाइक दिस सप्लाई इन इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो क्लासिफाइड एंड इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। Individual supply is the supply of a good by an individual firm seller at a given price at a given particular of time. The sum total of such individual supplies of all existing sellers in the market is called market supply at a given price at a particular point of time. सेम डिमांड में हमने देखा था कि कोई एक कंपनी हो या इंडिविजुअल हो या कोई एक ही फर्म की जो सेम टाइम पर सेम प्राइस पर उनको सेलिंग करने के लिए जो स्टॉक हो उनको सप्लाई बोलते हैं। तो कोई एक इंडिविजुअल हो तो उन्हें इंडिविजुअल सप्लाई बोलते हैं, कोई एक कंपनी की या कोई एक फर्म की हो तो उसे इंडिविजुअल सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे ही 2 या 3 और 2 उनसे ज़्यादा सप्लायर्स जो है, ट्रेडर्स जो है, उनकी जो सप्लाई हो उनको मार्केट सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, सेम लाइक दिस कोई एक प्राइस जो है, प्राइस पर केजी तो 10% है और फर्म ए की जो सप्लाई है वो 80% है, फर्म बी की सप्लाई जो है वो 60 है, तो उनकी टोटल जो मार्केट सप्लाई है, ऐसे ए बी सी डी बहुत ज़्यादा आ सकता है, तो जो टोटल सप्लाई है मार्केट सप्लाई उसे बोलते हैं 140। सेम लाइक दिस 20 है, कोई एक फर्म की 180 है, किसी की 100 है, तो मार्केट सप्लाई जो है वो 200 टोटल सप्लाई कहती है। सेम लाइक दिस 50 है पर केजी कोई कोमोडिटी की कीमत, तो उसकी फर्म ए की 400 है, फर्म बी की 300, तो मार्केट सप्लाई जो है वो 700 हुई। ओके, द अबव शेड्यूल शोज दैट व्हेन प्राइस इज हायर सप्लाई इज मोर एंड व्हेन प्राइस इज लोअर सप्लाई इज लेसर। हम देख सकते हैं कि प्राइस जब कम है, लो है, तो सप्लाई जो है वो क्या है, लो है। ठीक है, और प्राइस जब हाई हो जाती है तो सप्लाई भी क्या हो जाती है, हाई। तो प्राइस और सप्लाई के बीच में क्या है, प्राइस और सप्लाई के बीच में जो है वो सिमिलर मीन्स के पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, जिस तरह से प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप था, सेम लाइक दिस प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। प्राइस जब इंक्रीज़ होती है तो सप्लाई भी इंक्रीज़ होती है, प्राइस लेस होती है, कम होती है, तो सप्लाई जो है वो भी कम होती है। Okay, now explanation of schedule diagrams. The above schedule shows individual supply schedules of firm A and B. जैसे हमने ये देखा, while the sum total of supply of A and B is shown as market supply schedules. Individual and market supply curves can be drawn from the above schedule. ये schedule जो है यहाँ पे डायग्राम के थ्रू हमें बताया गया है। These curves have a positive slopes. There is a positive relationship between price and supply. So ये सभी डिस्कशन से हमें पता चलता है कि there is positive relationship between price and supply. The slope of each curve in the figures below is different though positive as there is a difference in the correspondence between price and supply in each case. सभी केस में जो है, सभी फर्म के लिए जो है वो प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशनशिप बिटवीन पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यहाँ पे हम ग्राफ देख सकते हैं, जो आगे शेड्यूल हमने देखा उसमें प्राइस अगर 10 है तो सप्लाई 100 है ए फर्म की, अगर प्राइस इंक्रीज़ होती है 60 तो 50 होती है, तो सप्लाई भी उनकी 400 हुई। तो ये जो डायग्राम है मीन्स ये जो स्लोप है वो एस टू एस, सप्लाई टू सप्लाई इज़ पॉजिटिव, वो इंक्रीज़ होता रहता है, सो पॉजिटिव है। बी फर्म के लिए भी ऐसे ही है, जब 10 है तो प्राइस जो 10 है तब सप्लाई भी 60 है,
और सेम लाइक दिस प्राइस जब 50 है तो सप्लाई 300 हो जाती है तो इंक्रीज़ होती है, तो उनके बीच में भी पॉजिटिव रिलेशंस है क्योंकि वो इंक्रीज़ होती है सप्लाई भी, प्राइस इंक्रीज़ होती है तो सप्लाई भी इंक्रीज़ होती है। सेम तो वही हुआ कि मार्केट के लिए भी यही स्लोप है, पॉजिटिव ही है क्योंकि मार्केट में टोटल सभी फर्म की एक साथ टोटल करते हुए मार्केट सप्लाई भी इंक्रीज़ होगी, मीन्स पॉजिटिव होगी, उनके बीच में रिलेशंस है। जो सप्लाई जैसे कि मार्केट सप्लाई जो है 10 जब प्राइस होती है तो ये प्राइस जो होती है 140 होती है, देन उनकी सप्लाई जो 50 होती है तो सेम लाइक दिस इंक्रीज़ होती है 700 पर उनकी इंक्रीज़ हुई सप्लाई भी, ठीक है। तो प्राइस इंक्रीज़ है तब सप्लाई भी इंक्रीज़ होती है। ओके, तो ये हमने देखा पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड मार्केट। ओके, और नेक्स्ट मीटिंग में हम देखेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।